लास्ट एपिसोड। थोड़ी देर बाद बरामदे में कदमों की आहट गूंजी। फिर कोई करख्त आवाज और अमेरिकन लब्बो लहजे में बोला, नॉर्मन कहाँ है? उसने मुझे इमरजेंसी में फ़ोन करके बुलाया है। आप तशरीफ़ रखें सर, मैं देखती हूँ कि मिस्टर नॉर्मन इस वक्त कहाँ हैं। मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें कुत्तों के शेड्स की तरफ जाते देखा था। सामी ने मुअद्दिब लहजे में कहा, उससे मिलने कुछ लोग आए थे, वो कहाँ हैं? बोलने वाले का अंदाज जारहाना था। कुछ लोग नहीं सर, सिर्फ एक साहब अपने सेक्रेटरी के साथ यहाँ आए थे, मगर वो तो शायद रुखसत हो गए हैं। व्हाट डू यू मीन? आने वाला फिर करख्त लहजे में बोला। सामी के जवाब से वो शुबे में पड़ गया था। मुझे सामी पर गुस्सा आया कि उसे इतना ज्यादा स्मार्ट बनने की क्या जरूरत थी। अगर आने वाला एंथोनी या जेराल्ड में से कोई था तो वो सामी जैसी लड़कियों को चुटकियों में उड़ा सकता था। तुमने उन लोगों को खुद यहाँ से जाते देखा था? अमेरिकन ने इश्तिबा आमेज लहजे में पूछा। मैंने उन तीनों को कुत्तों के शेड्स की तरफ जाते देखा था। गाड़ी कहाँ है उनकी? उन्होंने गाड़ी बाहर ही छोड़ दी थी। ब्लैक टोयोटा क्राउन थी, मगर अब तो वहां कोई गाड़ी नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैं आपसे क्या छुपाऊंगी और क्यों छुपाऊंगी? सामी का लहजा भी तल्ख हो गया। झूठ बोल रही हो तुम। गेट के बाहर सिर्फ तुम्हारी और नॉर्मन की गाड़ियों के निशानात हैं। मैंने जमीन को अच्छी तरह चेक किया था। यह मेरा प्रॉब्लम नहीं है और मुझसे इस लहजे में बात मत करें। मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूं। दूसरे लम्हे चटाख की आवाज आई जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। फौरन ही हल्की से रिस्वानी चीख सुनाई दी और कोई सोफे से उलझ कर गिरा। अमेरिकन गुर्रा कर बोला, कोई भी अल्सेशियन कुतिया जेराल्ड से लहजे में बात नहीं कर सकती, समझी तुम? अब मुझे नॉर्मन के पास ले चलो। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। मैं इस पोजीशन में खड़ा था कि पर्दा सरकाकर उसे देख भी नहीं सकता था। उसे फौरन ही मेरी मौजूदगी का इल्म हो जाता, फिर मेरी जान तो खतरे में पड़ती ही सामी बेमौत मारी जाती। अचानक अमेरिकन की आवाज गूंजी, ये लाइटर तो नॉर्मन का है। ये यहाँ फर्श पर कैसे पहुंच गया? नॉर्मन ऐसा बेपरवाह आदमी नहीं है कि अपनी चीजें यूं ही फेंकता फिरे। फिर शायद उसने रिवॉल्वर निकाल लिया और गुर्रा कर बोला, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हारा हसीन मुखड़ा काबिल शनाख्त नहीं रहेगा। मेरे हाथों में इतना खौफनाक रिवॉल्वर है कि इसकी एक गोली से ही तुम्हारी खोपड़ी के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी उड़ जाएगा। सामी की जल्दबाजी और तैमूर की लापरवाही ने खेल बिगाड़ दिया था। अब जेराल्ड को मजीद मोहलत देने का वक्त नहीं रहा था। मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच पहले हटा दिया था। मैं अचानक गरज कर बोला, बस जेराल्ड, अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। ये कहते ही मैं फुर्ती से फर्श पर बैठ गया। मेरी तवक्को के मुताबिक जेराल्ड ने घूमकर बिजली किसी सूरत से फायर किया। उसका रिवॉल्वर वाकई खौफनाक था। जोरदार धमाका हुआ और जहां चंद लम्हे पहले मेरा सर था वहां का बहुत सा प्लास्टर उखड़कर मुझ पर आन गिरा। जवाबी तौर पर मैं भी फायर कर सकता था, मगर मेरी चलाई हुई गोली सामी को भी लग सकती थी। फिर अचानक एक और फायर हुआ, मगर उसकी आवाज मुख्तलिफ थी। मुझे जेराल्ड के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैं पर्दा हटाकर एकदम सामने आ गया। मेरा ख्याल था कि तैमूर ने दूसरे कमरे से कार्रवाई की है, मगर वो फायर सामी ने किया था। जेराल्ड अपनी कलाई दूसरे हाथ से दबाए किसी जख्मी दरिंदे की तरह हुर्रा रहा था। सामी के हाथ में छोटा सा आशारिया 22 बोर का चपटा सा पिस्टल था। उसकी नाल से उस वक्त भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। मैंने आगे बढ़कर जेराल्ड की खोपड़ी पर जोरदार किक रसीद कर दी। मेरी वो लात ऐसी थी कि आम आदमी को पड़ जाती तो वह हमेशा के लिए खामोश हो जाता, मगर जेराल्ड सिर्फ लड़खड़ा गया। सामी ने आगे बढ़कर उसका रिवॉल्वर उठा लिया। मैंने घूमकर पैदल पर राउंड किक्स जेराल्ड को मजीद रसीद कर दी। वो खासा कदावर आदमी था। लड़खड़ा कर फर्श पर गिरा तो अच्छा खासा धमाका हुआ। मैंने दीवार पर लटका हुआ वही पर्दा उखाड़ लिया जिसके पीछे मैं छुपा था। फिर मैंने तेजी से कपड़े की पट्टियां फाड़ी और जेराल्ड के हाथ पुश्त की तरफ करके बांधने के साथ साथ उसके पांव भी बांध दिए। अपनी गाड़ी की चाबियां मुझे दे दो सामी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुमकिन है बंगले के बाहर इसका कोई साथी या कई साथी मौजूद हो। नहीं कामरान, ये हमारा मुजरिम है, इसे मैं लेकर जाऊंगी। सामी ने बदले हुए लहजे में कहा, पागलपन की बातें मत करो। तुम इसे ले गई तो तुम्हारा महकमा चंद ही घंटों बाद इसे फिर छोड़ देगा। यह हुकूमत का मसला है, मेरा काम इसे सिर्फ गिरफ्तार करना है। नहीं मिस सामी, या जो कोई भी तुम हो, ये मेरा मुजरिम है, इसे मैं लेके जाऊंगा। कानून को अपने हाथ में मत लो कामरान। सामी ने अचानक जेराल्ड का रिवॉल्वर मुझ पर तान लिया। इसे यहाँ छोड़कर निकल जाओ, मैं इससे खुद ही निपट लूंगी। इसी दौरान में जेराल्ड को भी होश आ गया था। लड़की ठीक कह रही है मिस्टर कामरान, जेराल्ड मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, मगर तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। मैंने उसके चेहरे पर फिर लात मारना चाही, मगर मेरा इरादा भांपकर सामी चीखी, नहीं मिस्टर, अब तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं इसे जिंदा हालत में कानून के हवाले। उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि दूसरे कमरे से तकिया उड़ता हुआ उसके चेहरे पर आने लगा।
मेरे लिए इतना ही मौका काफी था। मैंने झपट कर सामी की दोनों कलाइयां थामी और उन्हें हल्का सा झटका दिया। उसके हाथ से दोनों रिवॉल्वर उड़ते हुए दूर जा गिरे। फौरन ही तैमूर दूसरे कमरे से निकल आया। उसने इत्मीनान से दोनों रिवॉल्वर्स उठा लिए। मैंने सामी के हाथ छोड़े और नर्म लहजे में कहा, अब अच्छे बच्चों की तरह अपनी गाड़ी की चाबियां मेरे हवाले कर दो और जेराल्ड को भूल जाओ। गाड़ी अलबत्ता तुम्हें कल किसी वक्त एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट पर मिल जाएगी। मगर वो शायद हार मानने को तैयार ना थी। उसने उछलकर अचानक मेरे सीने पर फ्लाइंग किक रसीद कर दी। मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, इसीलिए मैं लड़खड़ा गया। उसने दोबारा मुझ पर हमला करना चाहा, मगर उसकी एक कलाई मेरी गिरफ्त में आ गई। मैंने आगे बढ़कर उसकी दोनों कनपट्टियां दबा दी। वो बेहोश होकर मेरे हाथों में झूल गई। तुम इसकी गाड़ी डायरेक्ट करो, मैं सूरमा जेराल्ड को लेकर आता हूं, मैंने तैमूर से कहा। गाड़ी के इग्निशन डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़े शायद। तैमूर ने कॉर्नर टेबल पर रखा हुआ एक जनाना पर्स उठाते हुए कहा, यह यकीनन सामी का है, इसमें गाड़ी की चाबियां भी होंगी। फिर उसका अंदाजा दुरुस्त ही निकला। पर्स में वाकई गाड़ी की चाबियां मौजूद थी। सामी को वहां छोड़ना गोया दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़ना था। मैंने फौरी तौर पर उसे भी साथ ले जाने का फैसला कर लिया। इस हरामजादे जेराल्ड को घसीटकर गाड़ी तक ले चलो। तैमूर ने पर्दे में से एक और टुकड़ा फाड़ा, फिर जेराल्ड के मुंह में ठूस दिया। वो चाहता तो उसे पैर खोलकर कदमों पर चलाकर भी गाड़ी तक ला सकता था, मगर उसने जेराल्ड के कोट का कॉलर पकड़ा और उसे मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटता हुआ बरामदे में ले आया। मैंने तैमूर को वहीं रोक दिया। मुझे कुत्तों की तरफ से भी खतरा था। मैं गाड़ी स्टार्ट करके वहीं ले आया। जेराल्ड को बेदर्दी से अकबी नशिस्त के पायदान में ठूंसने के बाद तैमूर उसके जिस्म पर पैर रखकर खुद भी अकबी सीट पर बैठ गया। गेट से बाहर निकलने के बाद मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है जेराल्ड का कोई आदमी बाहर निगरानी कर रहा हो, मगर मुझे वहां कोई भी मशकूक आदमी या गाड़ी दिखाई नहीं दी। अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर मैंने तैमूर को उतारा। वो मेरा मकसद समझकर कुछ कहे बगैर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फिर हम लोग बड़ी उजलत में वहां से रवाना हो गए। नॉर्थ कराची के वीरान इलाके में पहुंचते ही मैंने गाड़ी रोककर जेराल्ड को अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया और तैमूर से कहा कि सामी को नॉर्थ नाजमाबाद या नाजमाबाद के इलाके में छोड़ाओ। गाड़ी की चाबी इग्निशन में ही छोड़ देना, इससे हो जाएगा तो ये खुद ही गाड़ी लेकर चली जाएगी। तैमूर ने उसका हैंडबैग भी उठा लिया था। मैंने सामी का रिवॉल्वर भी उसके हैंडबैग में डाल दिया। फिर मैं और तैमूर मुखालिफ सिमतों में रवाना हो गए। मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा तो इरफान और विजय दोनों ही परेशान थे। गाड़ी देखकर वो मेरी तरफ लपके, कामरान साहब आप कहाँ रह गए थे? अगर आप कुछ देर मजीद ना आते तो मैं और विजय आपकी तलाश में निकल जाते। फिर विजय चौंक कर बोला, तैमूर कहाँ है? तैमूर भी आ रहा है, तुम गाड़ी के अकबी हिस्से से पहले अपने मेहमान को तो उतार लो। विजय ने चौंक कर अकबी नशिस्त के पायदान पर नजर डाली, फिर पुरजोश लहजे में बोला, अरे ये तो जेराल्ड है, ये आपके हाथ कहां से लग गया? पहले से उतारकर मेहमान खाने में पहुंचाओ। विजय ने जल्दी से अकबी सीट का दरवाजा खोला और जेराल्ड को गंदम की बोरी की तरह नीचे खींच लिया। वो बुरी तरह फर्श पर गिरा। फिर विजय ने उसका पांव पकड़ा और उसे कुत्ते की तरह घसीटता हुआ अंदर की तरफ ले गया। मेरी तरह शायद उसने भी जेराल्ड को हलाक करने का फैसला कर लिया था। विजय उसे घसीटता हुआ तहखाने की सीढ़ियों तक ले गया। वहां पहुंचकर उसके जिस्म पर फुटबॉल की तरह उसने लात मारी। जेराल्ड धमाकों की आवाजें पैदा करता सीढ़ियों से नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। मुझे यह खदशा था कि कहीं जेराल्ड की गर्दन ही न टूट जाए। मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं मारना चाहता था। उसके पीछे पीछे हम लोग भी तहखाने में पहुंच गए। वहां एक पुरानी चौकी पड़ी थी। विजय ने जेराल्ड के हाथ खोलने से पहले उसकी अच्छी तरह तलाशी ली। उसकी जेब से एक छोटा सा खंजर और रिवॉल्वर के फाजिल राउंड्स के अलावा एक छोटा सा ट्रांसमीटर भी बरामद हुआ। विजय ने उसके हाथ खोल दी और फिर बारी बारी उसका कोट, शर्ट और बनियान तक उतार दी। फिर उसने बाल पकड़कर जेराल्ड को उठाया और बेदर्दी से चौकी पर फेंक दिया। जेराल्ड ने इस हालत में भी विजय पर हमला करने की कोशिश की, मगर विजय ने जुनूनी अंदाज में कई जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिए। फिर उसे धकेलकर चौकी पर लगाया और उसके दोनों हाथ चौकी के दोनों पायों के साथ जकड़ दिए। फिर विजय ने उसके पांव भी खोलकर अलहदा किए और चौकी के निचले पायों के साथ बांध दिए। इस कार्रवाई से फारिग होकर विजय उससे जहरीले लहजे में मुखातिब हुआ, तू तो शायद मुझे नहीं पहचानता होगा, मगर मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूं। कांता को तूने ही मारा था ना? कांता? जेराल्ड ने हैरत से पूछा। विजय ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, अब तू कांता को भी भूल गया? वो लड़की तो कई दिन तक तेरी कैद में रही थी। बता, उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुम उस इंडियन लड़की के बारे में पूछ रहे हो जो? हाँ, वही इंडियन लड़की जिसे तूने टॉर्चर करके हलाक किया था। विजय ने अपनी पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकाल लिया। मैं भी तुझे किस्तों में मारूंगा। विजय ने उसके सीने पर खंजर से एक बारीक सी लकीर खींच दी। जेराल्ड ने सख्ती से होठ भींच लिए। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं मालूम करना कि मैं तुझे टॉर्चर करने में कोई एहतियात करूंगा। ये कहकर उसने जेराल्ड के सीने पर दूसरी लकीर खींच दी।
उसके सीने पर लम्हों में सुर्ख रंग की 2 लकीरें पड़ गईं जिनसे खून रिसने लगा। तूने कांता को सिगरेट से दागा था ना, मैं तुझे हीटिंग रॉड से चरके लगाऊंगा। ये कहकर वो दूसरे कमरे में गया और पानी गर्म करने वाली रॉड ले आया। मैं इस दौरान में वहां पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ चुका था। विजय ने रॉड का प्लग सॉकेट में लगाकर उसका स्विच ऑन कर दिया। रॉड लम्हों में सुर्ख हो गई। विजय ने रॉड का प्लग सॉकेट से निकाला और उसे लेकर जेराल्ड की तरफ बढ़ा। मेरा सिफारत खाना मेरी गुमशुदगी पर खामोश नहीं रहेगा, वो तुम्हारी हुकूमत से तहरीरी तौर पर जवाब तलब करेगा। जेराल्ड भर्राई आवाज में बोला, वो हुकूमतों के मसाइल हैं, फिलहाल तो तू ज़िबा होते बकरे की तरह चीखेगा। विजय ने बेनियाजी से कहकर रॉड अचानक उसके पेट पर रख दी। जेराल्ड वाकई बकरे की तरह चीखा। उसके पेट पर सुर्ख रंग का एक दायरा सा बन गया था। फिजा में गोश्त चलने की चलान फैल गई। विजय ने रॉड एक मरतबा फिर उसके पेट पर रख दी। फौरन ही दूसरा दायरा भी नमूदार हो गया। मैं तुझे ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि सदियों तक कोई अमरीकी एशिया का रुख नहीं करेगा। विजय ने रॉड उठाकर एक मरतबा फिर उसके पेट पर रख दी। फिर वो रॉड एक तरफ फेंक कर वहां से गया और मिर्चों का डब्बा उठा लाया। फिर वो इतने इत्मीनान से उसके जख्मों पर मिर्चों का सफूद छिड़कने लगा जैसे वो मिर्चें ना हो बल्कि टैल्कम पाउडर हो। जेराल्ड की चीखें अब आसमान से बातें कर रही थी। कांता इससे भी ज्यादा कर्बनाक अंदाज में चीखी होगी। उसका तो पूरा जिस्म जख्मों से चूर था। तू 2 ही जख्मों में हिम्मत हार बैठा। ठहर जाओ विजय, ये सब कुछ मैं खुद कर लूंगा, कुछ मेरे लिए भी रहने दो। मैंने उसे रोक दिया। विजय पीछे हट गया। मैंने आगे बढ़कर कहा, जेराल्ड मुझे गौर से देखो, मैं ही कामरान हूं। मुझे कत्ल करने के लिए तुम्हें कितना मुआवजा दिया गया था? अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाकामी की सूरत में मेरी हुकूमत मुझे $1 भी नहीं देगी। ओहो, ये तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया। मगर फिक्र मत करो, अभी एंथनी भी तो जिंदा है। मुमकिन है सारा मुआवजा उसे मिल जाए। मुमकिन नहीं, बल्कि यकीनन ऐसा ही होगा। जेराल्ड दांत पीस कर बोला, एंथनी अब तक हरकत में आ चुका होगा और वो तुम्हें जमीन की तह से भी खींच निकालेगा। यार विजय, बिल्कुल इसी किस्म की बातें गोपाल भी कर रहा था मरने से पहले। क्या मौत को सामने देखकर इंसान की अकल खप तो जाती है? मैंने मासूमियत से पूछा, फिर लहजा बदल कर बोला, मुझे बताओ एंथनी इस वक्त कहाँ होगा? ये मैं तुम्हें बताऊं? मेरी जुबान खुलवा सकते हो तो खुलवा लो। इरफान, मैंने बहुत देर से सिगरेट नहीं पी, मुझे सिगरेट का एक पैकेट मंगवा दो। इरफान मुझे हैरत से देखता हुआ बाहर निकल गया। हाँ, तो तुम मुझे कत्ल करने आए थे? मैंने पूछा। बस वक्त की बात है, आजकल किस्मत तुम्हारे हाथ में है। अब तो मैं भी इस बात का कायल हो गया हूं कि तुम किस्मत के धनी हो, वरना मेरी जिंदगी में यह पहला और शायद आखिरी मौका है जब मैं किसी मिशन में नाकाम हुआ हूं, और वो भी धोखे से। इसी दौरान इरफान सिगरेट का पैकेट और माचिस ले आया। मैंने सिगरेट का गहरा कश लिया और उसका सुलगता हुआ सिरा अचानक जेराल्ड की गर्दन पर लगा दिया। वो अज़ियतनाक अंदाज में चीखा। मैं दोबारा सिगरेट के कश लगाने में मसरूफ हो गया। मैं इसके पैरों में मेहंदी लगा दूं? विजय ने पूछा। हाँ भाई, जरूर लगाओ। इसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा मत छोड़ना जिस पर कोई निशान ना हो। उसी वक्त तहखाने की सीढ़ियों पर कई कदमों की आवाजें गूंजी। फिर तैमूर का मुस्कुराता हुआ चेहरा नमूदार हुआ। उसकी नजर विजय पर पड़ी तो वो खुशदिली से बोला, अच्छा, तो यहाँ खातिर मदारात का एक राउंड चल भी चुका है? राउंड नहीं, अभी तो सिर्फ ट्रेलर ही चला है। विजय हंसकर बोला, यार कामरान, वो लड़की तो बहुत ही ढीठ थी। मैंने उसे एक जगह छोड़कर टैक्सी पकड़ी तो उसने मेरा ताक़ुब शुरू कर दिया। तो फिर? मैंने तैमूर को घूरा, फिर ये कि वो मेरे पीछे यहां तक आ गई है। आ जाओ सामी, अंदर आ जाओ। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। दूसरे लम्हे मेरा गुस्सा झांक की तरह बैठ गया। मैं मुस्तरब होकर खड़ा हो गया। आने वाली सामी नहीं बल्कि ग्लोरिया थी। उसके पीछे पीछे शाजिया भी थी। ग्लोरिया चंद लम्हों तक पलके झपकाए बगैर मुझे घूरती रही, फिर वालेहाना अंदाज से मुझसे लिपट गई। आई लव यू कामरान, वो खुशी से बोली। तुम्हारे दुश्मनों ने अफवाह फैला दी थी कि कामरान गोपाल दास के हाथों मारा गया है। जिस दिन मुझे ये इत्तला मिली उसी दिन मुझे एहसास हो कि तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अगर तैमूर 1-2 दिन मुझे और ना मिलता तो मैं अपने जिस्म पर बम बांधकर अमेरिकन सिफारत खाने में घुस जाती या फिर बारूद से भरा कोई ट्रक लेकर वहां तबाही फैला देती। मैंने ग्लोरिया से कहा, तुम्हें इर्द गिर्द की भी कुछ खबर है कि यहाँ कौन कौन मौजूद है? ग्लोरिया ने खिफ़्फ़त-ज़दा अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर विजय को देखकर चौंक गई। अरे विजय, तुम यहाँ कब आए और कांता कहाँ है? ये लंबी कहानी है मैडम, कामरान साहब आपको खुद ही सुनाएंगे। मेरा ख्याल है अभी आप नहा धोकर फ्रेश हो जाएं। अचानक मेरी निगाह शाजिया पर पड़ी। वह हसरत भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। मैंने खुशदिली से कहा, अरे शाजिया, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ। मैं यही ठीक हूँ कामरान साहब।
शाजिया भर्राई आवाज में बोली, मैं मरकर दूसरा जन्म भी ले लूं तब भी आप तक नहीं पहुंच सकती। डोंट बी सिली शाजी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। ग्लोरिया ने कहा। मैंने विजय को इशारे से करीब बुलाया और कहा, तुम ग्लोरिया को लेकर दूसरे कमरे में जाओ और कांता के बारे में से बता दो, मुझ में इसकी हिम्मत नहीं है। विजय ने इस बात में सर हिलाया और ग्लोरिया को दूसरे कमरे में चलने का इशारा किया। तैमूर, कुछ खातिर मदारात तुम भी करो मेहमान की और इरफान से भी कराओ, आखिर को वो भी हमारा साथी है। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, आओ शाजिया। शाजिया भी मेरे पीछे उठकर बाहर आ गई। हाँ अब बताओ, उर्दू अखबारात की जुबान में तुम खामोशी की तस्वीर क्यों बनी हुई हो? मैंने हंसकर पूछा। अगर ग्लोरिया तुम्हारे बगैर मर सकती है कामरान, तो जिंदा तो मैं भी नहीं रह सकती। तो मैंने कब कहा कि तुम मेरे बगैर रहो? मैंने हंसकर कहा। अचानक मुझे किसी कुत्ते के भौंकने की खफीफ सी आवाज सुनाई दी। मैं बदहवास होकर कमरे से बाहर भागा। कुत्ते की आवाजें तैमूर ने भी सुन ली थी। वो भी घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे जेराल्ड के चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट आ गई। अब मुझे अपने मरने का कोई अफसोस नहीं। एंथनी को तुम्हारा सुराग मिल गया है। मैंने बहुत तेजी के साथ अपनी यूजी राइफल असम्बल की और विजय को आवाजें देता हुआ तहखाने के जीने की तरफ भागा। तैमूर और इरफान मेरे साथ साथ थे। हमारा सारा असलहा हमारी गाड़ी में रखा था। अभी तक निकालने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। तैमूर और इरफान गाड़ी की तरफ दौड़ रहे थे। हमारी भागदौड़ देखकर तैमूर का दोस्त मजीद भी वहां आ गया। वो घबरा कर बोला, क्या बात है तैमूर साहब, क्या पुलिस ने छापा मारा है? पुलिस ने तो नहीं, हमारे दुश्मन ने जो शायद यहाँ तक आन पहुंचे हैं। शाजिया और ग्लोरिया एक साथ तहखाने से निकली। विजय उनके पीछे था। फिर वो दौड़ता हुआ लैंड क्रूजर की तरफ बढ़ गया। ग्लोरिया चंद लम्हे वहां खड़ी रही। फिर कुछ सोचकर वो भी लैंड क्रूजर की तरफ गई और एक राइफल और फाजिल राउंड्स का थैला निकालकर एक तरफ बढ़ गई। कुत्ते की गुर्राहट हवा के दोष पर कभी वाज़ेह सुनाई दे रही थी और कभी कम। आने वाहिद में सब लोगों ने पोजीशनें संभाल ली। थोड़ी देर बाद एक अमेरिकन दिखाई दिया। गनीमत यह था कि उसके साथ सिर्फ एक ही खौफनाक किस्म का ब्लड हाउंड था। कुत्ते का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरफ में जंजीरें तोड़ डाले। वो मजीद आगे आया तो किसी तरफ से एक फायर हुआ और कुत्ता उछलकर दूर जा गिरा। गैर मुल्की ने पलटकर भागने की कोशिश की, मगर मेरी राइफल ने शोला उगला और वो औंधे मुंह गिर पड़ा। मैंने जानबूझकर उसके पैरों पर फायर किया था। हम लोगों ने 5 मिनट मजीद इंतजार किया कि मुमकिन है कोई और खूंखार कुत्ता या आदमी नमूदार हो, मगर वहां शायद कोई भी ना था। तैमूर ने अपनी जगह से निकलकर उस सफेद फार्म को छाप लिया। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि उसके हाथ में कोई ब्रीफकेस भी था जिसमें खासे ताकतवर बम थे। वो भी खासा जानदार और मजबूत कुव्वत इरादी का आदमी था, इसीलिए गोली लगने के बावजूद अपने पैरों पर चलता हुआ अंदर गया था। उसे देखते जेराल्ड चीखा, एंथनी। मैंने सुकून की तवील सांस ली। मैंने अपने दूसरे दुश्मन को भी पकड़ लिया था। यह अलग दास्तान है कि ग्लोरिया और विजय ने, तैमूर और खुद मैंने उन पर किस किस तरीके से तशद्दुद किया। जेराल्ड तो खैर आनी आसाब का मालिक था, मगर एंथनी ज्यादा बर्दाश्त न कर सका और उसने हमें यह भी बता दिया कि उन्होंने यहाँ कौन कौन से कौमी राज चुराए हैं और वो कहाँ हैं। उसने उन लोगों के नाम और पते भी बताए जो गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे थे। उनमें 3 सरकारी अफसरान के अलावा एक मारूफ सियासतदान भी शामिल था। 3 दिन के अंदर अंदर शहर में 5 अहम आदमी मारे गए। ये वही लोग थे जिनके नाम और पते एंथनी ने बताए थे। फिर 5वें दिन एंथनी और जेराल्ड की कटी फटी और नाकाबिल शनाख्त लाशें कराची के कूड़ा घर से बरामद हुई। आप खुद ही तस्वर कर सकते हैं कि उनका क्या हशर हुआ होगा। मेरे समझाने बुझाने पर शाजिया अपने रिश्ते की खाला के पास चली गई। विजय और तैमूर मेरे साथ दूसरे हफ्ते फ्रांस फ्लाई कर गए। हमें वहां से अमेरिका जाना था, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि हमारे साथ ग्लोरिया नहीं थी। खैर, ये बात इतनी ज्यादा हैरत अंगेज भी नहीं थी, क्योंकि ग्लोरिया अमेरिका में हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। हमेशा के लिए तो नहीं, मगर कुछ बरस के लिए मैंने अपना मुल्क छोड़ दिया था। उसके बाद मैं ज्यादा देर अपने वतन से लाताल्लुक ना रह सका, मगर ये एक अलग दास्तान है। फिर कभी मौका मिला तो जरूर सुनाऊंगा। इसी दौरान मुझे एक अफसोसनाक इत्तला मिली। शाजिया ने ख्वाबावर गोलियां खाकर अपनी जान दे दी थी, मगर नहीं, शाजिया तो आज भी मेरे साथ है। मेरे दिल की धड़कन है, क्योंकि वो मेरी बीवी भी है। जी हाँ, ग्लोरिया ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था और मैंने उसे कबूल कर लिया था। सब कुछ बदल गया, मगर नहीं बदले तो तैमूर और विजय नहीं बदले। वो आज भी मेरे साथ हैं और किसी भी कीमत पर मेरा साथ छोड़ने को तैयार नहीं है।